बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर का मौसम कुछ तब्दीली की तरफ जा रहा है। सुबह सवेरे धूप भी है, सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम लग रही है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी सर्दी महसूस हो रही है। लेकिन जिस तरह से गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा सर्दी और फिर कुछ पिछले दिनों में बारिश भी हल्की फुल्की हुई, सो अब कंपैरेटिवली मौसम बेहतर है। तो अच्छे मौसम को एंजॉय कीजिए, एहतियात भी साथ साथ कीजिए। हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमने अपने पहले सेगमेंट की तरफ जाने, टॉप स्टोरीज की तरफ। रात के वक्त चोरी की बिजली का इस्तेमाल, जमान पार्क के बाहर पीटीआई का एहतजाजी कैंप। मेट्रो बस ऑरेंज लाइन और स्पीडो को इंटरलिंक करने का तजुर्बा नाकाम, ऑरेंज लाइन का ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम क्रैश कर गया। और महंगाई का एक और वार, पेट्रोल के बाद एलपीजी भी महंगी। ये हैं आज की खबरें। इनकी डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब और अली रामे ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चल रहा है? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर, चौधरी शुजात हुसैन का अफ्रीक के सदर पर करार, परवेज इलाही साहब को बड़ा धचका। मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया कि परवेज इलाही साहब को एक के बाद एक बड़ा धचका लगने वाला है। देखिए, जब आप असूली सियासत पहले तो आज सुबह सुबह लग चुका है। हाँ, पहले तो चले 3, 4, 5, 6 घंटे एक बात लगा है। लेकिन देखिए, जब आप असूली सियासत से हट के ख़ास तौर पे हमारे जो पीटीआई वाले दोस्त हैं, जिस तरह इन्होंने मज़ाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये रिवायत जब डाली गई थी उसी वक्त आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि बाद में आपको इसके रद्द-ए-अमल असरात आफ्टर शॉक होता तैयार रहना चाहिए था। आपने हर जगह मज़ाहमत की, नाजायज़ मज़ाहमत की, अफसरान को बीच में रगड़ा दिया, आपने पुलिस अफसरान को भी रगड़ा दिया, ब्यूरोक्रेसी अलहदा परेशान रही। उसके बाद आपने एक जमाती तौर पर, सरकार का काम किसी जमात को, किसी जमात को सपोर्ट करना, ये खुश करना नहीं होता। आपने वो रवायत परवान चढ़ा दी और हर अफसर जो था वो सिर्फ या ज़हुरलाई रोड तक महदूद हो गया, या फिर वो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हमारे रामे साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको खुश करने में मगन हो गया। तो इस तरह से ब्यूरोक्रेसी और पुलिस चलती रही है। तो ख़ास तौर पे इस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। इसमें अगर निगरान हुकूमत या कोई भी हुकूमत होती, उसको जिम्मेदार ठहराना सरासर ज़्यादती है। और अगर परवेज़ इलाही साहब ने देखा था टीवी पे बैठ के सुबह वो कह रहे थे कि जी बड़ी हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है, तो भाई ये ज़्यादती की सियासत और ज़्यादती की जो चपकलश की जो रविश है, ये आगाज़ कहाँ से हुई थी? अब वो चीज़ें पलट के वापस आ रही हैं तो दुख तो होता है। सियासत में रवादारी होनी चाहिए। परवेज़ इलाही के दौर में ऐसी उन्होंने कोई पोलिटिकली कोई विक्टिमाइजेशन नहीं की, ये बात तो है। लेकिन पीटीआई ने, जो आपकी बात दुरुस्त है कि ये आगाज़ पीटीआई ने किया था, इसका आगाज़ पीटीआई ने किया था। अब उसका आपको मुकाफ़ात अमल है, आपको जवाब तो मिलेगा। चौधरी हाथ से वो चीज़ें करवाई गई। चौधरी साहब ने चौधरी साहब ने इस तरह की कोई विक्टिमाइजेशन नहीं की। जो उन्होंने काम डाले हैं वो सबको पता है, कैसे उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को तैनात करके, ख़ास तौर पर जिसका आपने हवाला दिया मोहम्मद खान भट्टी साहब, जो कि अब बड़ी तलाश है, तलाश जारी भी है उनकी, मोस्ट वांटेड, किसी तरह से वो मिल जाएं, लेकिन वो गायब हो चुके हैं। और वो गायब भी इस तरह से, अभी दुर्रे भाई बता रहे थे कि हो सकता है कि काबुल ही ना निकल गया हो। नहीं होता ना, जो मिल नहीं रहा, देखिए सारे इदारे ढूंढ रहे हैं। तो ये इनके साथ होना ऐसी था, क्योंकि अब मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस आई ना, उनमें जो चीज़ें देखी हैं, ये सिर्फ एक पहलू है। अभी इस तरह के पता नहीं कितने केसेस खुलेंगे। अभी तो रिकॉर्ड मांगा गया है CNW से कि आप हमें ज़रा ठेकों का ज़रा रिकॉर्ड देना, किस किस को ठेके दिए उन्होंने, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं किक्स बैक्स और कमीशन, ये तो कभी पकड़ा ही नहीं जाता। सिंपल सी बात है। अगर आपने किसी से पैसे दे के काम लवाने, कौन बताएगा? बिल्कुल, उसका तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तो इस तरह की किक्स बैक्स बहुत ली जाती हैं। और इसी तरह तो नहीं मोनस इलाही जो है वो जहाज़ लेकर भाग गया था। तो अब ये जो खबर है परवेज़ इलाही साहब को जो धचका लगा है, ये तो वाकई बहुत बड़ा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पी हो जानी चाहिए। काफ तो क्योंकि अब नहीं, अलहदा जो हो गए, अब चौधरी साहब की अपनी, जो शुजात साहब की अपनी है, परवेज़ इलाही साहब की अब अपनी होगी, तो वो मेरा ख्याल है पीटीआई में ज्वाइन कर लें, फिर बेहतर यही है। अच्छा, अब हम पॉइंट में वापस आते हैं। मुझे इसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली बात याद आ गई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपनी इंटरनल महफिलों में कहा करते थे कि कुछ लोगों को बहुत आखिर आई है हुकूमत गिराने की। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पब्लिकली भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि 2 ऐसे बंदे थे जिन पे मैंने पूरे ख़जाने के मुँह खोल दिए लाहौर के अंदर। 2 MP ऐसे थे, वज़ीर भी थे,
और एक जो उनके खान साहब के साथ थे, उनको तो मेरी हुकूमत से पता नहीं क्या नफरत थी कि वो गिरा दी। अच्छा, अब अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, लेकिन एक चीज़ अंदरूनी तौर पे सेट हो चुकी थी। उनको नज़र आ गया था कि पीटीआई के अंदर से मेरे खिलाफ कौन लोग हैं, किन लोगों को बर्दाश्त नहीं कि मैं वज़ीर आला पंजाब बनूं, और कौन अपनी तरफ से पीटीआई के लोग मुझसे वज़ीर आला बनने से पहले सोच चुके थे कि हम वज़ीर आला बनेंगे। अच्छा, उन्होंने हर तरह से कोशिश की, लेकिन रामी की बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ओपनली की बजाय उन्होंने वज़ादारी के साथ उनको सपोर्ट किया। उन्होंने मियां असलम इकबाल साहब के हल्के में बेतहाशा फंड दिए, उन्होंने महमूद रशीद साहब के हल्के में बेतहाशा फंड दिए, उनके पास जो आया उन्होंने बेतहाशा उसको सपोर्ट किया। हमारे यहाँ जौहर टाउन के शबीर गुजर साहब, उनके हल्के में फंड दिए, जिस चीज को वो तो उनके इत्तेहादी थे, उनको तो उन्होंने करना था। लेकिन दिल में वो ये कहते थे जो बाद में पब्लिकली उन्होंने कहा कि इन्होंने आखिर नहीं आंदी सी सारे। अच्छा जी, चौधरी शाफी हुसैन साहब क्या कह रहे हैं? परवेज इलाही के फैसलों को गैर कानूनी करार देने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अपने ही अंदर आपके इतने सारे मुखालिफिन हो गए, तो दुरे नयाब आपकी आगे की सियासत क्या रह गई है? देखिए, मैं तो शुजात हुसैन साहब और सालिक साहब को बड़ा धीमा और वज़ादारी के साथ चलने वाला सियासत समझते हैं सिचुएशन में कि देखें, जिस जगह पे आपके घर के अंदर इतनी तनाज़ात पैदा हो चुके हों, आपकी सियासी सोच बदल चुकी हो, आपकी राहें जुदा हो रही हो, और असूली सियासत पे अब जो शुजात साहब का खानदान खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ओपनली कहने में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपने घर में बैठ के एक फैसला किया, आपने दुआ की, आपने कमिटमेंट की, तो मिस कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। रिगार्डलेस जो भी है उसके ऊपर खड़ा रहना चाहिए था। अब शुजात साहब को यही प्रॉब्लम है ना, उनको यही एक बात है, पॉइंट है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमारे घर में जो बड़े फैसला करते थे उस पर अमल दरामद होना चाहिए था। आपने ऐसी तफरीक डाली है कि आपसे वो आग समझ नहीं पा रही। अब आप कभी कहें जी कि मोनस साहब बन जाए चेयरमैन, कभी कहें जी परवेज इलाही साहब बन जाए, कभी वजाहत साहब बन जाए, वो नहीं होना। जो सियासी जमातों का आइन और जो काफली का इनका अपना डेवलप किया हुआ आइन कहता है, उसी पे फैसला होना है। अब कोर्ट ने भी जो बात की है वो बिल्कुल मुनासिब बात की है। इसके बाद मुझे तो मैं हैरानी फिर वही बात पे आ गई कि पहले आपने सियासी जमातों से सींग अड़ाए, फिर आपने निगरान हुकूमत पे कीचड़ उछाला, अब आप अपनी ही जमात के अंदर मुसलसल मज़ाहमती सियासत को रविश को परवान चढ़ा रहे। समझ नहीं आ रहा बात तो पहले कि जब तरीके अदम एतमाद वफाक में आए थे तो आप पहले ही एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते जो एक ऑफर दी गई थी। लेकिन उन्होंने चूज़ किया पीटीआई को। पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए एक अहम बात यह है कि आप ये कहते हैं ना कि मोनस इलाही ने अपना हक अदा किया, चौधरी परवेज इलाही ने अपना हक अदा किया। अब आपको पता चलेगा कि चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने पंजाब में किया क्या है, और हक वसूल किया। हक वसूल भी हम ये कहते हैं आपके नाम पे, पीटीआई के नाम पे, पीटीआई के इत्तेहादी होने के नाते उन्होंने यहाँ पर अपनी वजारत जो है वो संभाली, मनसब संभाला। इमरान खान ने उनको मनसब दिया। क्या खान साहब को नहीं पता कि उन्होंने पंजाब में क्या गुल खिलाएं? उसके बावजूद उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं वो लोग। इदारों की हैरत वाली बात है ये। खैर, अब ये जो जमान पार्क के बाहर मेला लगा है और बिजली जो है वो चोरी की इस्तेमाल की जा रही है, धड़ल्ले से ये काम किया जा रहा है, इस पे हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहाँ पे ही मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। तो किया ये जा रहा है कि जी 11 केवी तारों पर कुंडा लगाकर कैंप्स को रोशनी दी जा रही है। सैकड़ों लाइट्स टावर्स को बिजली चोरी के जरिए कनेक्शन फराहम किया जा रहा है। पीटीआई के इन कैंप्स के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई और शहरी भी परेशान रहे। जमान पार्क के बाहर ये सब कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, ये जो बिजली चोरी की जा रही है किसके बाप के पैसे से की जा रही? दुरे नया जी, ये जो खबर है इसके अंदर दो पहलू है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है मुल्क की कौम और वसाइल लूटने वालों के खिलाफ, और वसाइल के साथ जो इंसाफ कर रही है मौके पे, वो एक अलहदा बात है। चलें, एक तो ये पहलू हो गया कि जो सियासी जमातें बकौल इनके करती थी, एहतजाज होते थे, सरकारी मुलाजमीन लाए जाते थे बकौल पीटीआई के, बिजली अपने जलसों में चोरी की जाती थी बकौल पीटीआई के, आज आप वही काम कर रहे हैं। आज आपके मतलब कि मैं तो चलें दाद देनी चाहिए, हमारा जो रिपोर्टर है उसने बड़े दरेले के साथ बेचारे ने फुटेज बनाई। अब पता नहीं उसके साथ आगे क्या सुलूक होता है वो अल्लाह जानता है, लेकिन मौके पे आपने खुद देखा है, तस्वीर बोल रही है, फुटेज बोल रही है कि कुंडे बाकायदा 11 केवी में डाल के गए, और इतनी बड़ी बड़ी लाइटें, फ्लड लाइट्स टाइप की। हमारे छोटे शहरों में ना बहुत बड़ी कजाफी की तरह की फ्लाइट लाइट्स नहीं होती, इस तरह की लाइट्स होती हैं, छोटे छोटे ग्राउंड्स होते हैं, उनको रोशन किया जाता है और रात को ना टेप बॉल के मैचेस किए जाते हैं। मैं आपको सोशल मीडिया, क्योंकि रामे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है सोशल मीडिया का, ये देखे जमान पार्क के बाहर इन्हीं लाइटों की रोशनी में भंगड़े डाले गए,
डांस किए गए, नाच गाना किया गया, एहतजाज की सूरत में पूरा तमाशा किया गया और सरकारी वसाइल के साथ जो ये कौन सा खिलवाड़ किया खुशी गया, का एहतजाज हो रहा है? सरकारी वसाइल के साथ जो खिलवाड़ किया गया। मैं लाहौर के पीटीआई के सदर साहब का एक नाच देख रहा था सोशल मीडिया पे, और वो मतलब कि कोई खातून भी क्या करती होगी, मैं इससे ज़्यादा कोई बात और नहीं करना चाहता। तो इनके हालात, इनकी बातें, इनके मामलात आप देखें, और ठीक है हमारे कुछ अच्छे दोस्त हैं बेचारे पीटीआई, वो भी सोचते होंगे कि हम किस तरह की चीज़ों में फंस गए हैं, और ये जिस तरह से वसाइल चोरी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये बहुत ज़्यादा नाजायज़ बात है। लोग भी फिर परेशान हैं, आपको लोगों पे आपने क्या उंगलियां नहीं तमाशा उठानी ट्रैफिक का चाहिए, लगा फिर रखा आपको लोगों पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल आपने आप सही खामोशी कहा। इख्तियार देखिए करें। कैंप है, कैंपों में इस तरह की रौनकें होती हैं, सियासी लोगों के जो सियासी कैंप होते हैं ना, वहाँ पे ये नाच गाना अगर उस जमात ने शुरू किया है तो वहाँ पर हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, एक रौनक बहाल रहती है, इंटरटेनमेंट होनी आप चाहिए। एहतजाज कर रहे अच्छा, हैं, वो नहीं, याद है वो एक बेचारा एहतजाज भी है ना। performer कौन सी मुखालिफत डांस कर रहे हैं? एहतजाज भी हो सकता है परफॉर्मर ना। था पेप्सी जिसका नाम शुरू हो गया था ना, उस बेचारे को तो वो रगड़ा इन लोगों ने कि पता नहीं वो क्या नहीं, गुनाह अली कर कह रहे हैं बैठा। कि कोई बात नहीं, मुझे ये बता दें कौन सा एहतजाज, इंटरटेनमेंट नहीं होएगी तो कौन सा वहाँ पे गुस्सा जो जाएगा है आप कौन? डांस अली को लगता है करके? कोई मैसेज आया था अगर कि नहीं लोग इसलिए हम- इंटरटेनमेंट नहीं होगी तो वहाँ पे जाएगा कौन, पहले ये बताएं। नहर हमारी बिल्कुल साफ है, मजाल है वहाँ पर कोई उन्होंने कूड़ा फेंका हो। और हमारी खबरों की तरदीद किए जा रहे हैं सड़क सारे के बैठ ऊपर सड़क बिल्कुल साफ है माशाल्लाह, कोई आपको प्लेट, डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास कप नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। ट्रैफिक बिल्कुल रवादम है, किसी लोग जगह पे पहले से प्रॉब्लम ज्यादा है, रफ्तार से नहर क्रॉस कर रहे हैं। किसी जगह पे प्रॉब्लम बिल्कुल है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप अगर बिल्कुल नहर ठीक आपको कह रहे गंदी हैं। दिखाई दिए तो नहीं, फिर नहीं, नहीं, जी, बताइएगा। बिल्कुल। अगर आपको सड़क पर कोई डिस्पोजेबल कूड़ा करके नजर आए तो फिर बिल्कुल। बताइए। अगर कोई ट्रैफिक ट्रैफिक अगर फंसी हो तो मुतासर हो तो बताइए। फिर बताइएगा। अब आप ऐसे क्या कोई दें, मिसाल ट्रैफिक बिजली भी बिल्कुल- चोरी नहीं हो बिजली भी रही, चोरी ये तो नहीं हो आपने रही। अब ऐसे आप खबर क्या- चला दी बल्कि है। शहरी जो है ना रामी अच्छा को ट्विटर पे टैग करें। नहीं मेरी बात सुने, मुझे तो हैरत आ रही है, लगता है जो बिजली चोरी कर रहे हैं और जो बिजली चोरी करवा रहे हैं लेस्को को नहीं पता होगा। Obviously मुझे खबर अब मुझे चलेगी। पता चल गया है कि वो बंदे डिस्ट्रिक्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा। पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। अब मुझे पता है कि वो डिवीजन कौन सी है, क्योंकि सिपरा जानता है उन लोगों को और वो पीटीआई के बहुत अब आप बड़े लवर हैं। अंदाजा करें, तो बिजली चोरी अगर हो रही कोई मसला नहीं है, पूरे मुल्क में चोरी हो रही तो खासा में थोड़ी सी चोरी कर ली, कोई इशू नहीं है, लेकिन सवालिया निशान है। दुर्रे भाई ने बात बिल्कुल ठीक की कि जहाँ आप इंतजामिया कहाँ है? चोरों मुझे का ये नहीं समझ आ रही। आपकी सियासत का आगाज़ इस बात से होता है कि आप चोरों लटेरों के खिलाफ हैं, हाँ, और आप क्या कर रहे हैं? और आप यहाँ पे खुद बिजली चोरी करके आपके कैंपों को रोशन किया जा रहा है और रोशनी में वो इंटरटेनमेंट हो रही है, तो वो सब कुछ हराम ही हो गया ना, फिर तो गलत बात है। बिल्कुल। अब लेस्को के ऊपर वहाँ पे एसडीओ को चाहिए कि वो फौरी तौर पर ये अपनी टीम को मुतहर्रिक करे और कुंडे ये उतारें कुंडे ये। उतारें ये Exactly. ये गलत बात है ये। अगर इसी जगह पे कोई गरीब आदमी होता तो अब तो रगड़ा जाता वो, उसके ऊपर तो एफआईआर थी, और दूसरा उसका मेन चारा मीटर उतार के लेके गायब कर दिया होता, पता नहीं गायब कर दो, ऐसे ही उसकी है, बिजली बंद हो बिजली जानी कट गई होती, पूरे काटे इलाके बिजली, की जमान बिजली पाक की कट बिजली गई काटे मजा फिर आएगा ना। सारे अब लेस्को मीटर काटे बिजली, बिल्कुल। क्यों नहीं काटते? 11 केवी के साथ बिजली चोरी की जा रही है तो कौन है इसका जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है बिल्कुल, ऐसे ही इसका? है। चेयरमैन बोर्ड साहब में वो के लेस्को में हाफिज नुमान साहब है ना, अब उनको चाहिए कि वो नोटिस लें, मुस्लिम लीग नून के है ना, अब देखते हैं कि वो कितना इस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। हम तो अब तो मेरा ख्याल शीशा हो गया, उनको फुटेज सामने आ गई सामने हैं, सब कुछ आपके सामने। सब कुछ सामने आ चुका है। इसके बावजूद अगर लेस्को की तरफ से कोई एक्शन ना लिया गया तो फिर फिर अल्लाह ही जानबदारी हाफ़िज़ है, फिर तो जानबदारी है, इदारों की जानबदारी है कि अगर आपकी कोई मुखालिफ सियासी जमात कुछ करे तो आप चोर हैं, आप ऐसे ही। मुलजिम हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर आप करें तो खामोशी है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और आपके सामने सब चीज़ें, अब तो किसी सबूत की भी ज़रूरत नहीं है। खैर, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, मेन रोड है और यहाँ से फिर लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब किस किस चीज़ का जवाब मांगे कि कौन, कोई पूछने वाला नहीं, कहाँ है इंतज़ामिया, कहाँ है सिटी ट्रैफिक पुलिस, किसकी इजाज़त से ये मेला लगा है, क्या कोई पूछने वाला है या नहीं। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो को इंटरलिंक करने का तजुर्बा नाकाम रहा, भारी माली नुकसान हुआ। करना क्या चाह रहे थे दुर्रे नायाब और नुकसान कैसे रहा? जी बिल्कुल, ये कल मतलब रामी ने भी मेरी तवज्जो इस तरफ दिलवाई, लोग काफ़ी परेशान थे और उसको जब हमने क्रॉस चेक किया तो वाकई ही सिस्टम जो है बिल्कुल कोलैप्स कर चुका था। और सिस्टम में ख़राबी की खबरें तो थी हल्की फुल्की, सम टाइम आप कोई चीज़ अपलोड करते हैं, इंटरलिंक करते हैं तो घर में भी और हमारे दफ्तरों में भी कोई नेटवर्किंग का सिस्टम प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इस हद तक प्रॉब्लम थी इसका अंदाज़ा नहीं था। इतवार के दिन इन्होंने शाम को ये हरकत की कि इन्होंने इंटरलिंक करने की ट्राई की, जो कई सालों से इनका ख्वाब था कि जी आप एक टिकट लें, एक टिकट लें और वही मेट्रो बस में बैठें, वही ऑरेंज लाइन में बैठें, वही स्पीडो में बैठें। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इन्होंने सॉफ्टवेयर को इंटरलिंक करने की कोशिश की जिसकी वजह से पूरा सॉफ्टवेयर ना सिर्फ उड़ गया बल्कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। और वो कल तक रिस्टोर नहीं हुआ। आज अभी हम उसको चेक दोबारा करेंगे।
उससे नुकसान ये हुआ कि जहाँ पे आप टोकन ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपने टोकन लिया है, आप चुबुर्जी से बैठे हैं, आपने अली टाउन जाना है, या आप चुबुर्जी से बैठे हैं, आपने आगे समनाबाद उतरना है, लेकिन आपने जाना अली टाउन है। अब चुबुर्जी से आपका अली टाउन का जो टिकट है वो फ़र्ज़ करें 50 रुपये लगता है, लेकिन आपने झूठ बोल के गलत बयानी करके पीछे का टिकट ले लिया, लेकिन अब जा वहीं रहे हैं। अब आप जब उतरेंगे तो इंटरलिंक सिस्टम जो है वो आपको आइडेंटिफाई करेगा, नहीं जी आपने जो किराया पे किया है वो इसके लिए नहीं है, आपको और पे करना पड़ेगा। और जब आप और पे करेंगे तो फिर वो डंडा हट जाता है और वो खुल जाता है। तो अगर ये नई सिस्टम चल रहा तो आपके सिस्टम में लाखों रुपए की रोजाना चोरी हो रही है, आपकी राइडरशिप जो है वो मुतासिर हो रही है, लोगों को लूट होल पता लग चुके हैं, चोरी का रास्ता पता लग चुका है, और गुज़िश्ता 3 दिन से आज चौथा दिन होने के करीब है, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा दुर्वे, इस पे काफ़ी एक्सपेंडिचर्स भी पता नहीं 28 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर्स था किसी प्राइवेट कंपनी को हायर करके। जी एग्जैक्टली, प्राइवेट कंपनी को दिया था, और ये AFC जो है ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम जो है इनकी, उस पर बड़ा पैसा खर्च किया गया था, बिल्कुल 27-28 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनी हायर की गई थी। और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का जो फेलियर है, अगर कल को ये भी आप किसी सियासी जमात पर डालें और आप कहें जी कि ये फलाना कर गया, ये तो बात अच्छी नहीं है। आपको एक अच्छा खासा सिस्टम दिया है, वो आप रातों रात उड़ा के बैठे हो, और उस मुतलका कंपनी से पूछ होनी चाहिए, ये पूरा डैमेजेस डालने चाहिए। ये सब कुछ हुआ और उन्होंने जो सिक्योरिटी के बाद में अपनी रकम जमा करवाई है वो इनको कब्जे में ले लेनी चाहिए। डैमेजेस होने चाहिए, डैमेजेस क्लेम करके मास अथॉरिटी को उनको सारा ये अपना सारा उसको लेना चाहिए, तमाम जितनी भी सिक्योरिटी है और उसकी जो पैसे जमा करवाए जाते हैं वो जब्त करने चाहिए, ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। मैनुअल टिकटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही थी जो आपको इसकी जरूरत पड़ी और इस फैसले की? ना ये अच्छा सिस्टम है, आप देखें, आप जो लंदन में मेट्रो सिस्टम है ना, उनका जो फेयर सिस्टम है, आप उसी सिस्टम के तहत इसको करने जा रहे थे। आपको पहले अपनी प्रॉब्लम्स खत्म करनी है ना। मतलब आपने एक जगह पे टिकट लिया, आपको बार बार टिकट नहीं लेना पड़ेगा, आप हर स्टेशन पे उतरे टिकट लें, हर स्टेशन पे उतरे टिकट, ये नहीं था। आपने एक टिकट लिया और आपने मास ट्रांजिट अथॉरिटी का जो एक उनका सिस्टम है, वो सिस्टम में स्पीडो बस सर्विस है, मेट्रो बस है, ऑरेंज ट्रेन है, आप तीनों में किसी भी जगह पे सफर कर सकते हो, आपको बार बार टिकट नहीं लेना पड़ता। उसका मकसद सिर्फ ये है। तो फिर एक सिस्टम, अब सिस्टम में खराबी मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने थोड़ी ना की। अब जिसको उन्होंने ये टेंडर दिया, जिसको ठेका दिया, जिसको वर्क दिया, ये तो उसकी जिम्मेदारी थी। अब उनको अथॉरिटी को ये चाहिए कि उस वहाँ पे मुतलका जो हुकाम है, जिस कंपनी को, कंसल्टेंसी कंपनी, जो भी कंपनी आपने हायर की है, अब उनको पकड़े, अब उनके खिलाफ एक्शन है कि भाई सिस्टम कैसे कोलैप्स कर गया। ये क्या आपने ये भी देखना होगा कि आपने किसी अच्छी कंपनी को ये ठेका दिया था कि नहीं, या जिसने फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट शुरू किया उसको ठेका दे दिया, बिल्कुल सही, ये भी देखना पड़ेगा। या किसी की सिफारिश पर आपने एक कंपनी को नवाज दिया, ये भी देखना पड़ेगा। आप किसी इंटरनेशनल कंपनी को हायर करते, वो आपके इस सिस्टम को आप अपग्रेड करती है, इंटरलिंक करती, तो फिर था, समझ आती है। फिर ये चीज़ें हैं, ये इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद आ रही, अच्छी खासी अमाउंट इसकी अप्रूव हुई थी। तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? ये 2-3-4 दिन में नुकसान मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ऑपरेशनल जो विंग है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने ऑपरेशंस को मॉनिटर करना था। और ख़ास तौर पे जब से इन्होंने स्टेशन फेयर कलेक्शन का सिस्टम आगाज़ किया था, तो उस वक्त ये सिस्टम बड़ा हेल्पफुल था। इंटरलिंक करते हुए ख़राब हो गया, फटा पड़ गया सारा, वो एक अलग बात है। लेकिन फेयर देखें ना, आप एक स्टेशन से चलते हैं, आप टिकट लेते हैं, बिल्कुल जो पूरी टिकट है, आप जहां उतरते हैं उसके मुताबिक वो फेयर आपका कट हो जाता है, बाकी पैसे रिवर्स हो जाते हैं। तो ये सिस्टम था। इसमें अगर आप चुबुर्जी से बैठ के अली टाउन जाना चाहते हैं तो पूरी टिकट कट जाएगी, अगर आप चुबुर्जी से पहले सन्नामा उतर जाएंगे तो उस हिसाब से माइनस होके आपकी कम टिकट कट जाएगी। इतना सफिशिएंट सिस्टम इन्होंने ख़राब करके बेड़ा गर्क कर दिया। और आपकी एक्चुअली सॉफ्टवेयर की और IT की एबिलिटी ही तब पता लगती है जब नेटवर्किंग और आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। बिल्कुल आपने सही। हमने हमारे हालात देखे जी, हमने दुनिया के माने ताने सॉफ्टवेयर सैप जर्मन सॉफ्टवेयर है, हम उसको इम्प्लीमेंट करके उसका बड़ा गर्क कर दिया। मतलब कि मैं आपको LDA में पूरी मिसाल दे सकता हूँ कि LDA ने जर्मनी से 8 करोड़ का गालबन या कितने का वो सैप खरीदा। सिस्टम सैप खरीदने के बाद उन्होंने उसको LDA में इम्प्लीमेंट करने के मुतअद्दिद तजर्बे कर दिए, बंदे बाहर से आ गए। एक इंटरनेशनल माना ताना सिस्टम जो है वो हमसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका जी। हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। एक चीज़ करते थे तो दूसरी चीज़ ओवरलुक हो जाती थी, तीसरी करते थे चौथी लिंक हो जाती थी। और अगर वो एक बिल्डिंग में आप वर्किंग कर लेती थी तो फर्क करें LD एवेन्यू 1 की दूर बिल्डिंग थी, वहाँ पे वर्किंग डाउन हो जाती थी। तो इनसे ना समझ नहीं पाते। अब ये तो क्वेश्चन आउट कर दें कि अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी करना भी नहीं चाहती। चलिए, मेरे ख्याल से ये जो फिर मैनुअल कलेक्शन वाला टिकटिंग वाला
सिलसिला था हमारे लिए यही अब बहुत ज़्यादा अदारे जो है ना, कागज की टिकटें नहीं बस। इसी पे वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे चले गए हैं वो। ये मैनुअल सिस्टम सिर्फ सरकार के अंदर रह चुका है। आपकी हर कंपनी अपना वर्कआउट कम करने की जो है वो अपने एक्सपेंडिचर कम करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो अपना रही है वो। बता रही है। हमारे यहाँ कहते हैं कि मैनुअल चले, अब वो लॉज बुक कहते हैं जिसको आप गाड़ी का इस्तेमाल करना होता है, आपने इंदराज करना होता है, अंदराज करना होता है, आपने कहाँ गए कहाँ विजिट, हमारी तो वो बुक ही नहीं सेट होती। सबसे बड़ा फॉल्ट वो है। वो इसलिए सेट नहीं होती, उसके बदले में हमने फ्यूल में पैसे खाने होते हैं। Yes. मैं वही कह रही उसके हूँ ना, यहाँ बदले पे में जब तक expenditures नीयतें में नहीं पैसे ठीक खाने होंगी, होते जब हैं। तक जेबें भरने वाला काम ही नहीं ठीक होगा, फिर यहाँ पे कुछ भी आप बाहर से जितना मर्जी अच्छा सॉफ्टवेयर खरीद ले, यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ आते हैं जी। अगली खबर है जी महंगाई के हवाले से। पेट्रोल के बाद एलपीजी भी महंगी, और इसके साथ साथ एक महंगाई की पूरी सीरीज शुरू हो गई है जिसने अवाम को बुरी तरह मुतासर कर दिया है। कुव्वत ख़रीद सिर्फ अब आम आदमी की नहीं, मेरे ख्याल से जिनको हम कहते हैं कि बड़े अच्छा कमा लेते हैं, उनकी भी कुव्वत ख़रीद अब जवाब देती जा रही है। अली, आपकी तरफ आऊँगी। मिडल मैन मारा गया, सही कहा आपने, सफ़ेद पोशी खत्म सफ़ेद हो पोश, बिल्कुल। ख़त्म हो गई हर चीज़। अब तो अब आप बंदा क्या जितना बोले मर्जी अब किया, आप इसके अपने ऊपर। खर्चे कम कर देने हैं, ये चीज़ भी एलिमिनेट करनी है, ये भी भाई कम कर कितने देने खर्चे कम करोगे? कितना कुछ आप कम कर देने। देखिए, मैं अगर अपनी सैलरी का मुआवजा करता हूँ तो मेरे पास मेरा ख्याल है 3-4 दिन में सैलरी ख़त्म हो जाती है। क्या है, बिजली का बिल दे दिया, रेंट दे दिया, सोसाइटी के पैसे दे दिए, गाड़ी का फ्यूल के पैसे होते हैं वो आपके लग जाते हैं, बच्चों के पैम्पर आ गए, घर की ग्रॉसरी करना मुश्किल हो गया ना। घर की ग्रॉसरी करना मुश्किल होगी। आप मतलब पैसे की तो हमारी वैल्यू ही नहीं रही। सिंपल सी बात ये है। एक होता था कि हम खान साहब के दौर में ना, चलो यार खाने से गए, बाहर खाना नहीं खा सकते थे, हालात इतने टाइट हो गए। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके दौरे हुकूमत में तो अपने घर का खाना पूरा नहीं हो रहा। ये हालात है, सिंपल सी बात है। मैं ये सही बात बता रहा हूँ आपको कि इस टाइम सिचुएशन जो है वो बहुत, अब आइंदा मुस्तकबिल में हालात इससे भी ज़्यादा बुरे होंगे। देखिए, बाहर जो लोग गरीब तबका है वो तो चलो किसी से खाना लेके खा लेगा, जो सफ़ेद पोश है वो क्या किससे करे? मांगे? बिल्कुल, उन्होंने किससे इसी तरह मांगेगा? अपनी नौकरियां भी करनी है, उन्होंने ज़िंदगी के दीगर सिलसिले निभाने हैं, बच्चों के स्कूलों की फीसें भी देनी है, बिल भी अदा करने हैं। ये नहीं कि 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरी लेने वाले लोग जो हैं वो भी इसी तरह उनका घर का गुजारा है। फ्रूट लेना मुश्किल हो चुका है आपके सही कह लिए। रहे हैं आप। महंगाई आपने इस हद तक कर दी है। अब बिजली की कीमत में देख के रहा हूँ कि पहले आपने पेट्रोल 35 रुपये, अब पेट्रोल की नई बात सुन लें, मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पे अभी भी पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जा नहीं रहा। दिया जा रहा, बिल्कुल लगता है उनको खबर हो गई है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होने वाला है, और ये प्रेडिक्शन यही की जा रही है कि 300 रुपये तक पेट्रोल जाए 300 रुपये तक डॉलर जाए। और दूसरी बात दुरे भाई ये भी कि इतनी महंगाई होगी, कोई निकला है भाई? अच्छा देखिए ना, आप बाकी लोग निकला है बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। अब बहुत सारे जो सीनियर रहनुमा है वो नाराज़ दिखाई देते हैं। वो अपनी निजी महफिलों में, प्राइवेट दोस्तों में बड़ी देखते हैं मरियम आज तनकीद कर रहे हैं। बहावलपुर जाती है ना, देखते हैं कितना क्राउड होता है। देखते हैं कि कितना रिस्पॉन्स आता है। सेकेंडली, शाहिद खान अब्बासी साहब जैसे सीनियर और सीजन किस्म के जो सियासतदान है वो बड़ी सीधे से नाराज़ हैं। उनसे सुना रिजाइन भी दे दिया वो उन्होंने तो हाँ बिल्कुल, वो तो इस हर नहज पे पहुंच गए थे कि हम ये सियासत करने से बाज आए, हम ये वजन नहीं उठा सकते। बिल्कुल। भाई बेशक ये पिछली गवर्नमेंटों का जो चलता हुआ सारा जो बैकलॉग था वो जमा होता होता आज फटा है, लेकिन ये बम आपने ही फाड़ना था। बिल्कुल। क्या ये आपको कोई मजबूरी थी कि आपने फाड़ना था, या आपको किसी ने कोई गन पॉइंट पर ये फैसले करवाने थे? और आप वही बात है कि आपको तो IMF से निगोशिएट करने का कहा जा रहा था ना, उनके आगे डॉलर को कैप लगा के आपने हर चीज़ रोक दी, हर चीज़ रोक दी। दोबारा फिर IMF के पास आप जा रहे हैं। मतलब ये क्या पॉलिसी है डार साहब की भाई? अब मुझे कोई तवक्को नहीं थी इतनी, तवक्को तो खैर जिससे भी रही सियासत में वो उल्टी पड़ी, लेकिन इनसे भी जो तवक्को थी लोगों को वो भी गई। अच्छा, मैं इतनी हैरान हुई कल जब मेरी आंखों के सामने से खबर गुजरी कि मियानी साहब में कब्र की फ़ीस 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। अच्छा, एक बड़ा इशू ये है कि वहाँ पे पहले तो जगह ही नहीं मिलती है कब्र के लिए, क्योंकि इस कदर जगह लिमिटेड हो चुकी है। उसके बाद अगर कोई गरीब मर जाता है, 15,000 रुपये उसके पास नहीं होते तो क्या करेगा? देखिए, लोग पहले वहाँ पे रिश्वत मांगते हैं, ठीक है। एक तो बंदे का पहले ही प्यारा मर गया, उसके बाद आप कोई 2-4 हज़ार रुपये गोरकन को या किसी भी बंदे को देकर आप जगह की तलाश करवाते हैं।
फिर बहुत जगह जुल्म, अल्लाह माफ़ करे, ये भी होता है कि किसी की जो कब्र जो है वो ज़मीन में धंस चुकी होती है, ये उसके ऊपर कब्र खोद देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और अपने 4 पैसे कमाने के चक्करों में ये वहाँ पे ज़्यादती करते हैं। उसके बाद अब आपका देखें, एक बंदा फौत हो गया है, आपके घर वालों को तो होश नहीं है, आपका कोई अजीज, कोई दोस्त प्यारा आप किस मुश्किल वक्त में कोई कंधा लगा ही रहा है, लेकिन तो उसकी जेब पे तो इतना वजन ना डाले ना आप कि वो भी ये बता दें इंसानियत कि आपको अगर मरने की भी तैयारी करनी है तो आप कम से कम 30-40 हज़ार रुपया पास आप रखेंगे। देखें ना, कोई मोहल्लादार, कफन दफन का बिल्कुल कोई बेचारा गरीब आदमी अगर आपका साथ देने को खड़ा ही हो जाए कि यार घर वालों को तो होश नहीं है, तो मैं इंसानियत के नाते, हमसायगी के नाते से मैं जाके मदद कर दूं, लेकिन आप उस पर इतना बोझ डाल देंगे कि वो भी बेचारा पे ना कर सके, तो इस मुल्क में कौन इंसानियत? यानी 15,000 रुपये आपको कब्र के देने पड़ेंगे और उसके साथ कोई कफन का जो इंतजाम करना है आपके पास, यानी इतने पैसे होने चाहिए मरने के लिए भी आपको अलहदा से। बेलगाम इदारे हैं, बेलगाम फैसले हो रहे हैं यहाँ पे, और किसी इदारे का कोई फैसला भी जो है में खुदा का खौफ नहीं है, कंट्रोल कोई नहीं रह गया यहाँ पे, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया। कल सब्जियां पेट्रोल बढ़े, अगले दिन सब्जियों में 20-30 रुपए अज खुद इजाफे हो गए पर केजी, 20-30 रुपए अज खुद इजाफा। उनसे पूछे किस चीज़ का इजाफा हो रहा है, किसी पेट्रोल बढ़े है जी, तो अज खुद इजाफा उन्होंने कर लिया। वो तो बात बुरे भाई ठीक है ना कि जब आप एक उकाड़ा से, साहिवाल से, फलां जगह से सब्जी आ रही है तो उसने तो पेट्रोल महंगा ही, लेकिन अली किसी सिस्टम के तहत होना चाहिए, कीमत तो बढ़ेगी। आप हर दुकान पे, हर इलाके में चले जाएं अली, आपको अलहदा से रेट मिलेंगे, उसमें जो माफिया का किरदार है। खैर, यहाँ पर सरिया 50,000 रुपए फी टन महंगा, सीमेंट की बोरी का निर्ख 50 रुपए तक बढ़ गया है। कौन घर बना सकेगा अली? हम तो नहीं बना सकेंगे, बाकी कोई पता नहीं है। बिल्कुल, हमारा तो फेट अब किरायों पे रह गया है कि हमने किराए पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो बंदा रिस्क हलाल कमा रहा है, रिस्क के हलाल में बहुत मुश्किल चला रहा है, इम्पॉसिबल, उसके लिए ये सब चीजें ख्वाब बन के रहेगी। भाई 2-3 लाख रुपए भी जो कमा रहा है ना, उससे अपने बच्चों के अखराजात, घर के अखराजात ही पूरे हो जाए, वो कहाँ सेविंग करेगा? हम क्या बचपन से देखते थे, अच्छा गाड़ी लेनी है, किसी ने आपने पैसे इकट्ठे किए, कुछ कमेटी डाल दी, घर बनाना है, कुछ पैसे इकट्ठे किए, कुछ कमेटी डाल दी। यहाँ तो गाड़ियों की कीमतें हर 4 दिन बाद बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिल की कीमत में रात में देख रहे हो इजाफा हुआ है, तो इकट्ठा 30,000 रुपए का आप जो चीज आज बेच ही देंगे ना, आप कल वो ले नहीं सकते। यहाँ पे ये हालत हो रही है। ये बात है। आप, मैं कहता हूँ जूता बेच के कुछ जूता लेने की जाएंगे, आप वो नहीं ले सकते उस बस सिंपल सी बात ये है कि आपके पास जो चीज़, जिसके पास जो भी है वो अपने पास रखे, उसको ठीक ठाक रखे। हालात अब वैसे नहीं रहे कि जैसे आप कहेंगे कि आप चेंज करिए, वो कर सकते हैं जो लैंडलॉर्ड है या जिनके पास हराम की कमाई है, ऊपर से आमदनी है, जिनके पास पैसा ठीक ठाक है, वो कर सकते हैं। जो मतवस्त तबका है वो भाई अपना सिंपल सी सुकून से ज़िंदगी गुजारे। हम ये भी नहीं कहते कि आप रिश्वत शुरू कर दें, हरामखोरी शुरू कर दें, हर रिज़्क़ के हलाल खाएं भाई। सुकून से जब आप बेड पे लेटे नींद आ जाए ना, इससे बड़ी बढ़कर लाइफ ही नहीं है। अच्छा, मैं और हमें दोनों गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम तो सोचते हैं कि यार वो फिर वही खेतों में चारपी डाल के दरख्त के नीचे बैठ जाएंगे। मुझे तो अब्बा जी कई दफ़ा कह चुके हैं कि भाई आप आ जाओ वापस, अगर आपने पैसे हमसे ही लेने हैं ना, सही बात, तो वापस आ जाओ। कहते नहीं, सोचते जरूर होंगे। अगर कहते हैं, मुझे तो 2-3 दफ़ा फोर्स किया उन्होंने कि तुम छोड़ के आ जाओ, छोड़ दो लाहौर। यानी हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ये सिर्फ यहाँ तक बातें महदूद नहीं है, हर दूसरे बंदे की यही कहानी है। हर घर को अब छान के शुरू करो, आपको यही मसाइल नजर आएंगे। आपने एक होंडा 70 लेनी है तो उसकी कीमत आप देख लें जी, यहाँ पर लिखी हुई जी 1,29,000 रुपए की हो गई है। कहाँ जाएगा कोई गरीब? इसको गरीब की सवारी कहा जाता था, फिर एक साइकिल की ऑप्शन रह गई है, साइकिल भी अब तो महंगी, वो भी महंगी होगी है। किधर जाएं? अंदाजा करें किस तरह 2018 का सफर कामयाबी से जारी है। यही मोटरसाइकिल 50,000 की होती है। हाँ। इनके कंपैरिजन सुने ना, फिर उस वक्त की अगर बंदा कंपैरिजन करने पे आए तो फिर कंपैरिजन कर लें आप। देखें, इसको हमने खुद ही एज ए कौम, एज ए नेशन हमने सामना करना है। पेट्रोल कम इस्तेमाल करना शुरू करना, आप सामना करते रहेंगे अली, तो ये चीजें कौन सी कंट्रोल हो जाएंगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, जिस हद तक मैसर है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, आप अपने एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं। कामों पे भी आना है, घर भी वापस जाना है, फिर जरूरत है जिंदगी के थोड़े बहुत काम निपटाने की। करते रहे कि जी हमें तो अब इन ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं, अब आप उसी चीज पे आ गए हैं, अब आपको उस ट्रांसपोर्ट पे गुजारा नहीं है। गुजारा आपको यूज करें, आप यूज करें, हम एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से ही रहे। जो अपनी ट्रांसपोर्ट के बगैर ऑफिस में, मतलब हम लोग फील्ड के हैं, हमारा गाड़ी में जाना, गाड़ी में हमारा काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। जिनका ऑफिस वर्क है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर उनके पास, उनके रास्ते में, उनके रूट के ऊपर अवेलेबल है तो वो कोशिश करें कि उसको। लेकिन आरामे हम भी बहुत प्लान करते हैं, हम भी गैर ज़रूरी दफ्तरों में ना जाएं, जहाँ पे कोई काम है, कोई खबर की नौयत है, कोई न्यूज़ सेंस है, हम वहीं जाते हैं। वो फिर आप जिस तरह से भी प्लान करें। ना, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ सियासी मंजरनामे पर बातचीत करने वाले हैं। मरीम नवाज साहिबा की वापसी और फिर उनकी जानिब से जो कल ऐलान किया गया कि मुख्तलिफ जगहों पर वो जाएंगी, मुख्तलिफ शहरों में जाएंगी, वहाँ पर लोगों से मुलाकातें भी करेंगी, खिताब भी करेंगी। वापसी का ये जो हम एक पहलू देख रहे हैं और फिर उनका मुतहरिक होना देख रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम शहर लाहौर की बात करें, यहाँ पर जब वो आई एयरपोर्ट से लोग इस्तकबाल करने के लिए भी खासी बड़ी तादाद में पहुँचे, लेकिन एक हम ये भी लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि वो जो वोट बैंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शहर लाहौर में था, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है और उसकी बहुत सारी रीज़न है। ये हालिया महंगाई जो कि लोगों के लिए वबाले जान बनती जा रही है, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी रीज़न अगर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, उसके बाद एक महंगाई का तूफान चल रहा है। लोगों के पास अब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया है कि इस मुश्किल वक्त में कौन सी सियासी जमात, कौन से हुक्मरान उनकी इस मुश्किल को कम कर सकेंगे। अब हिकमत अमली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या है और मरियम साहिबा का खुद ऐसे मैदान अमल में आना क्या असरात लेकर आ सकता है। सेकेंडली, मरियम साहिबा ने कल सोशल मीडिया टीम से भी मुलाकात की और उसके लिए भी उन्होंने एक प्लान बनाया। वो क्या प्लान है उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब अगर पीटीआई का सोशल मीडिया देखा जाए तो वो भी खासा मुतहरिक है। आज के प्रोग्राम में हमने इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करनी है। हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लीगी रहनुमा बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा ने ज्वाइन किया है, अपनी शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच राव साहब, क्योंकि आपने मरियम साहिबा जैसे लाहौर पहुंची और उनके यहाँ पहुंचने से लेकर उनकी तमाम मसरूफियात आपने कवर की। बताइए क्या प्लान है जिनका उन्होंने ऐलान किया, फिर मैं बुशरा साहिबा की तरफ जाऊँ। देखिए, पहली मरतबा ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो हकाइक हैं उनको जांचा है और उनको समझने की कोशिश की। हकाइक क्या है? हाइब्रिड दौर है और आज के दौर में सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और सोशल मीडिया के हवाले से भी आगे सेगमेंट्स हैं। ट्विटर हैंडलिंग आपने अलग से करनी है, उस पर जो जिस तरह से ट्रेंड्स चलते हैं, फिर इंस्टाग्राम अलग से है, फेसबुक अलग से है और बहुत सारी ऐसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको पार्टी के मौक़िफ़ को तक़वियत देने के लिए अपना किरदार अदा करना है। तो इसमें मुस्लिम लीग नून की जो हम देख रहे थे काफ़ी अरसे से ना होने के बराबर थी इसमें जो शिरकत थी। और सबसे पहले अब 2 रोज़ जो मुलाकातें रही हैं मरीम नवाज साहिबा की, वो सोशल मीडिया और डिजिटाइज़ करने के हवाले से, चूँकि उन्होंने एक प्लान मुरतब कर रखा है पार्टी की, ना सिर्फ जो एक्टिविटीज़ हों वो, बल्कि जो मौक़िफ़ है पार्टी का उसको भी, और मुखालफिन का मुकाबला किस तरह से करना है वो एक अलग से अब महाज खड़ा हुआ है। पहले तो आपने गली मोहल्लों में, गली कूचों में या बड़े शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स, तहसीलों में जाकर अपना मौक़िफ़ कायदीन बयान करते थे, वो अब दौर वो ख़त्म हो गया है। अब आपने जो एक मोबाइल की जो चेंज की स्क्रीन है ना, ये सब कुछ है। अब इसी के ज़रिए आपने अपनी कैंपेन को मुस्तहकम करना है, इसी के ज़रिए आपने एक टीम बनानी है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास अभी फ़िलहाल जो टीम है वो मैं नहीं समझता कि वो मुस्लिम लीग नून के बयानिए को तक़वियत देने के लिए वो किरदार अदा कर सकती है। हम जान लेते हैं कि अब इसके लिए ये टीम कैसे बनाई जाएगी। बहुत पीछे है। बुशरा साहिबा, खासी देर नहीं कर दी आते आते यहाँ तक, और सोशल मीडिया आज हर कोई सोशल मीडिया पर ही है। अब आपको मुकाबला करना है सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली राव साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, PMLN होगी, पीपल्स पार्टी, ये पुरानी क़यादत है, पार्टीज़ हैं, इनका सियासत करने का तरीक़ेकार भी फ़र्क है। बट हैविंग सेड दैट PTI इज़ अ न्यू पार्टी और उन्होंने जो नए इक़दामात, नए तरीक़ेकार हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड 60+ ऑफ आवर नेशन कंप्राइज ऑफ यूथ, और यूथ का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया है। वो खबरें, TV ये नहीं देखती। हमें मरीम बीबी ने पहले भी ये जो सोशल मीडिया था वो स्टार्ट किया और एक्टिव किया, लेकिन अभी भी कमियां हैं। जैसे कि मरीम बीबी ने ये रियलाइज़ किया, PTI ने तो इलेक्शन ऑन सोशल मीडिया ही जीता। एंड हमें वक्त के साथ, जिस तरह कहते हैं ना, राव साहब ने बात की कि चेंजेस आने चाहिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अब चेंज होगी, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा प्रो एक्टिव एंड पॉलिटिक्स में कहते हैं ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले। तो मेरा ख्याल है इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। और अगर हमने इस चीज़ को अपना लिया है और इसके ऊपर काम वर्किंग शुरू कर दिए तो, और मरियम बीबी की आदत में, बिकॉज वो बड़ी प्रोग्रेसिव सोच रखती हैं और वो यूथ को हमने जिस तरह, अब वही बात है ना कि आप अपनी गलतियों से सीखते हो हमेशा, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर लर्निंग। तो इंशाल्लाह अब एक बेहतर परफॉर्म करेंगे ऑन सोशल मीडिया एज वेल।
और उसको यूथ को साथ लेके चलेंगे। यूथ का रोल कैसा देखती हैं आप? बार बार जिक्र कर रही हैं यूथ का रोल सियासत में, जिस तरह लोग अब, जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसा रोल देखती हैं? मेरा थोड़ा सा इसके ऊपर ना इख्तलाफ है मेरा यूथ के साथ, बिकॉज बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स आई वाज टीचिंग एट वेरियस यूनिवर्सिटीज, लम्स बीइंग वन ऑफ देम। यूथ में जो मैं एग्रेशन देख रही हूँ और जो वो डिक्लाइन इन वो जो मोरालिटी है, तो वो इट्स वेरी सैडनिंग। जहाँ सोशल मीडिया इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वहीं पे प्रोपेगेंडा भी इकट्ठा होता है। और अगर आप देखें देयर सो मच फिल्थ, यकीन माने बीइंग अ फीमेल पॉलिटिशियन, एक ट्वीट करने से पहले 10 दफ़ा सोचती हूँ, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर इतनी गलाजत आती है कि खुद पढ़ के ना थोड़ी देर के लिए बंदा वो हो जाता है। तो यूथ देखें आप, यूथ इस हम ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ इंफॉर्मेशन है और उसको किस तरह आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है और क्या उसका। अब पीटीआई, आई एम सॉरी टू से, बट उनका जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है, उनका ये अग्रेसिव हो जाओ और बस बैशिंग हो, ट्रोलिंग हो और ख़वातीन के ख़िलाफ़ अजीब किस्म की, चाहे वो न्यूज़ रिलेटेड पर्सनालिटीज़ हों, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हमारा ये काम एंकर ने भी कोई बात कर दी है तो उसके खिलाफ हाँ, भी बस जिस फिर तरह आप से टॉलरेंस इज मिसिंग। मतलब हमारे लिए तो ये भी मुश्किल हो गया कि हम तजवीज़ भी नहीं दे सकते कि भाई अब रिसेंटली बुशरा अंसारी साहिबा रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ट्विटर इज़ लाइक ए गटर। तो अब मुझे बताएं कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दुनिया भर से मिलती है और उसको उसके मुतालिक जो अब नई सोच आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर आपके पास गंद इतना इकट्ठा हो गया ना, फिर क्या करें लोग? अब हमने जो रिसेंट डेज में जिस तरह से यूटिलाइज किया गया है सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को, वो मुखालफिन के ख़िलाफ़ तो किया गया है, लेकिन उसने जो मोरालिटी की बात कर रही हैं वो वाकई सैडनिंग है। और उसमें हम बहुत, उसमें बतौर पाकिस्तानी हम बहुत पीछे उसकी तरफ जा रहे हैं। शायद अपनी पार्टी के अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी जो जमातें, उनको तो हम उनके एजेंडे को तो तकवीत दे लेंगे, लेकिन हम अपनी फैमिलीज़ को भी तो हमें जवाबदेह होना है। हम अपनी फैमिलीज़ के हवाले से, क्या हमारी फैमिलीज़ नहीं देखती होंगी? जिस अरसलान बेटा की हम अक्सर बात करते हैं वो मूजब है इस सारी सूरत हाल के। और फिर पीटीआई के जो लोग हैं उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि सियासत को मुखालफत तक रखें, ना कि वो इल्ज़ाम तराशी और गालम गलूच ब्रिगेड। यकीन कीजिए कि हम खुद भी सम टाइम ट्वीट करते हुए ये सोचते ज़रूर हैं कि पता नहीं इसका क्या रिएक्शन आता है। बुशरा साहिबा, फिर अगर आप सोशल मीडिया पे मुतहरिक होने वाले हैं, फिर इन सब चीज़ों के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। द थिंग इज़ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, और हम इस चीज़ को नेगेट भी करें इस चीज़ को। और ये पीटीआई के जो लीडर्स आप जब पोस्ट करते हैं ना, जिस तरह के पोस्ट करते हैं और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरह के नीचे वाले फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। अगर आप नून लीग देखें, नून लीग अग्रेसिव होती है अपने फैक्चुअल बयानिए पे, वो कभी नहीं प्रमोट करती कि आप टीवी पे आके या आप ट्विटर पे जाके, और वही हमारे फॉलोअर्स है। वो तो अब रिएक्शनरी अगर कोई बात हो जाए, अगर हम लोग मुतहरिक हुए हैं तो ये नहीं कि हमने बदतमीजी के ऊपर जो है उनके साथ वो करना है, हमने फैक्चुअल डेटा उनके सामने असलियतें लाने। आज महंगाई हुई है, लोगों को पता होना चाहिए क्यों हुई है, कहाँ पे फ्लॉज आए, कहाँ पे आईएमएफ के साथ जो मुआहदे किए गए थे उनके अंदर लैग आया। बुशरा साहिबा, मैं महंगाई पे आपसे बात करूंगी, राव साहब की तरफ मैंने जाना है क्योंकि आप फील्ड में जाते हैं। सुनने में ये आ रहा है मकबूलियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्पेसिफिकली लाहौर में बहुत वोट बैंक था, कम हुआ है ये हालिया महंगाई की वजह से, हालिया मौजूदा सूरत हाल की वजह से, बाकी ऐसा है? इसकी 2-3 वजूहात है जो मैंने भी खुद प्रिजर्व किया है। लाहौर शहर में 274 यूनियन काउंसिल्स हैं। एक वक्त था कि हर यूनियन काउंसिल में सदर सेक्रेटरी और जो तंजीम साजी थी वो मुकम्मल थी, और ये आपके पास 3500 से ज़ायद जो मेंबर्स थे आपकी तंजीम के, सिर्फ लाहौर के वो थे। और अगर इसको हम मजमूई तौर पर सिर्फ पंजाब की बात करते हैं तो ये तादाद 58,000 से तजावज़ करती है। अब मुझे बताएं कि किसी ऐसी जमात जिसके कि 58,000 से ज़ायद इलेक्टेड लोग हों और उनको मुनज़्ज़म ना करना, तो ये ऑब्वियसली उस जमात के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो क्यों ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सके। उसके बाद फिर आपने देखा कि लाहौर के सदर के हवाले से कितनी ताख़ीर से जो ऐलान किया गया, फ़ैसला ही नहीं हो पा रहा था कि किस तरह से लाहौर के सदर के हवाले से जो नशिस्त खाली थी, परवेज़ मलिक साहब जिस तरह से लेके चलते थे, अब सैफ अल मुल्क खोखर साहब को ये ज़िम्मेदारी दी गई है। तो उन्होंने अपना पहला ही शो अच्छा तो कर लिया है, लेकिन अब बहुत सारे जो पहलू हैं वो मलिक सैफ अल मुल्क खोखर के लिए भी चैलेंजेस हैं लाहौर की हद तक, और राना सनाउल्लाह चुके सदर हैं। सबसे जो बड़ी बात है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, जो गैप है ना वर्कर का और क़यादत का, वो गैप बहुत ज़्यादा उसमें खलीज आई है।
उसको कम करने के लिए जितनी जल्दी ये पार्टी क़यादत काम करेगी मेरे ख्याल से इनके लिए बेहतर होगा। और फौरी तौर पर अपने आप को यूनियन काउंसिल्स 3100 से ज़ायद करंटली जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो सूबे में मौजूद हैं, उनके उसमें आपके इलेक्टेड लोग भी मौजूद हैं जो इलेक्ट हुए थे, आप उनसे काम ले सकते हैं। क्या हो कि आप तमाम अजला में एक वक्त था कि हर ज़िले में आपकी जो तंजीम साजी थी वो मुकम्मल थी, आपने उसको छोड़ दिया, मुलाकातें नहीं होती। शहबाज शरीफ साहब चलें ठीक है प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद हमजा साहब से मुलाकात भी शहर के लोगों के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनके, इसी तरह से मरीम नवाज शरीफ साहिबा के गिर्द भी जो एक हसार है, ख़ास तौर पर मरीम औरंगज़ेब साहिबा और इस तरह के जो लोग हैं, इनकी वजह से वर्कर की एक्सेस नहीं हो रही। जब पार्टी वर्कर की एक्सेस पार्टी कायदीन तक नहीं होगी तो मुझे बताएं कि किस तरह से वो बगैर किसी लालच के वो बिल्कुल आपने सही एक कहा। मुलाकात और एक फोटो होती है जो वर्कर के लिए सबसे बड़ा जो इनाम होती है। अग्री, बुशरा साहिबा आपसे एग्री करती है, नहीं इस तरफ मैंने आना है, लेकिन एक अपडेट आप तक पहुंचानी है जी। मरीम नवाज साहिबा जाती उम्रा से रवाना हो चुकी हैं बहावलपुर के लिए। वो जो प्लान जिसका हमने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मुहिम का आगाज़ किया, मुख्तलिफ शहरों का वो रुख करेंगी, आवाम से खिताब भी करेंगी। मरीम नवाज बहावलपुर डिवीजन के लिए रवाना हो चुकी हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज आज बहावलपुर पहुंचेंगी। आज बहावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन से वो खिताब करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, तंजीमी कन्वेंशन में नए ओहदेदारान भी शामिल होंगे। राव साहब आप ही इसकी डिटेल्स कुछ बता दें। देखिए ये 28 मार्च तक का ये 2 माह का शेड्यूल जो है जारी किया जा चुका है, जिसमें रमज़ान भी जब शुरू होगा तो ये कहीं ना कहीं कन्वेंशन जो है वो होता हुआ अभी बहावलपुर है, मुल्तान है, उसके बाद एबटाबाद है, फिर केपी की और पंजाब को ज़्यादा फोकस किया गया है। कराची में भी जो कन्वेंशन है वो रखे गए। ये पूरा एक शेड्यूल डे बिफोर यस्टरडे ऐलान इसका किया गया था और इस पर अब कारबंद है। पहली मीटिंग है, ना सिर्फ कन्वेंशन होगा बल्कि तंजीम साजी के हवाले से भी जिसका हम तज़किरा कर रहे थे वो एक मीटिंग वहाँ पर करेंगी बहावलपुर में। उसके बाद मुल्तान में गालिबन 4 या 5 को मुल्तान में भी इसी तरह से एक्टिविटी है। तो सबसे अब ये राब्ता साजी का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसकी हम बात भी कर रहे थे, हम कह रहे थे गैप था। बिल्कुल बुशरा साहिबा की तरफ मुझे राव साहब आना है, जो राव साहब ने बातें की, एग्री करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल राव साहब की देखें, देयर इज अ रैशनल बिहाइंड इट कि ये गैप क्यों आया। हमेशा से हमजा साहब ये गैप जो थे हमेशा फुलफिल करते रहे, क्योंकि शहबाज साहब जब सीएम थे तो वो हमेशा इतने प्रोएक्टिव फील्ड में होते थे कि हमजा साहब उनकी ये कमी जो थी वर्कर्स के साथ पार्टी उनसे मिलकर कर। बट राव साहब यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पिछले 4 साल हम इतने पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की नज़र हुए, जेलों के रास्ते किए, वो सारे इतना ज़्यादा उसमें हमें इन्होंने लपेटा रखा कि इनके मुखालफीन हर वक्त जेलों में जाएं, ठीक है ना। जेलों में रहने की वजह से ये और कांस्टेंट जो आप अगर जेल से आते हैं तो लंदन चले जाते हैं। हाँ। अब ये तो अब आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, यहाँ पे आपका सब कुछ यहाँ पे है। बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू कि ये एक लैप फील हुआ है जिसकी वजह से मरीम बीबी ने आते साथ जो है पूरी पार्टी को, अगर आपने कहा ना कि क्या वजह है कि ये सारी अब जो एक शुरू हो गई है और ये पूरा 2 माह का एक उन्होंने एजेंडा दिया है, यही पार्टी को मुतहरिक करने के लिए, पार्टी में जहाँ फ्लॉज हैं, मरीम बीबी नवाज शरीफ साहब ने बड़ी दूर अंदेशी से देख के पार्टी के अंदर फ्लॉज भी देखे हैं, वीकनेसेस भी देखे हैं। देखिए वक्त के साथ जैसा सियासत बदलती है पार्टी के अंदर जो है उतार चढ़ाव भी आते हैं। बहुत अरसे से मलिक परवेज साहब ने बड़ा अच्छे से संभाला हुआ था, उनकी कमी बहुत महसूस हुई। एट द सेम टाइम खोखर साहब ने बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम जो शो किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। येस ही नीड्स टू ओवरकम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पार्टी में भी विद इन द पार्टी भी तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उनके साथ वक्त लगता है, लेकिन ये है कि हम मेरे ख्याल से सही डायरेक्शन में चले गए। बुशरा साहिबा अपार्ट ऑफ ऑल दिस, जो मरीम साहिबा ने मुहिम का आगाज़ किया, आज उसके लिए वो रवाना भी हो गई हैं। अवाम का एक मसला है महंगाई, वो कैसे कंट्रोल? बिल्कुल ना, राइट नाउ अगर ये कह देना कि जी महंगाई नहीं है या वक्त बेहतर है, बट अवाम तक ये मैसेज पहुंचाना कि ये इसके पीछे फैक्चुअल डेटा देखें, ये महंगाई क्यों आई, क्या वजह हुई, कहाँ लैप्सेस हुए, कहाँ पे नेग्लिजेंस, कहाँ पे प्री प्लान हुआ। इमरान खान साहब को जो पता लग गया था कि उनकी हुकूमत जा रही है तो पेट्रोल सस्ता करना, ये सब क्या था? ये सब IMF के साथ जो शराइत थी, और ये IMF के साथ अगर आप, इनकी हुकूमत जब आई थी
तो इन्होंने बहुत डिले किया। जब डिले करके वापस IMF की तरफ, क्योंकि इनका एजेंडा, इनका तो नारा आपने ये भी डिले कर दिया। ये हमारी तरफ अभी से अभी आपने भी नेग्लिजेंस आई इसाकदार है। साहब ने भी तो डिले किया है। देखिए उस पे नवाज शरीफ साहब ने कोई नाराजगी का इजहार नहीं नहीं किया। किया, ये दौरा में यार आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं राव, यू एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज़ हम एंटिसिपेट आपने भी कर तो रहे लेट थे। किया ना। नहीं, आपने हमने लेट किया। हमारे लेट करने के पीछे रैशनल, आप खुद कोई काम करते हैं तो आप कहते हैं हमने चांस लिया कि शायद हालात वैसे ही बेहतर हो जाए, लेकिन जब कोई दूसरा करता है तो फिर देखिए दो चीजें मैंने बिल्कुल बताया है कि 4 माह का हमसे भी डिले हुआ, पर हमसे डिले क्यों हुआ? क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि हमें दूसरे ममालिक जिनसे बातचीत चल रही थी उनसे फंड्स की उम्मीद थी। इमरान खान ने डिले इसलिए किया, उसने इसलिए किया ताकि मेरी हुकूमत चली जाए तो इनके आगे लैंड माइन्स में बिछा के जाऊं। देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है ना? आपको इंटेंशन देखनी है। हमारी इंटेंशन थी शायद हमें रिलीफ मिल जाए तो हमें IMF की सख्त शराइत कबूल ना करना पड़े, लेकिन चले इसी बात पे अगर हम आते हैं तो मुझे बताएं कि जहाजी साइज़ की जो काबीना है उसकी क्या ज़रूरत है? मुल्क मुश्किल में है ना, तो चैरिटी बिगिंस एट होम क्या हमने खुद से शुरू किया? मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी दौरे करेंगी कल। उनका जो प्रोटोकॉल अगर आप देखें तो उनके प्रोटोकॉल में भले ही सरकारी गाड़ियों की 3 या 4 सरकारी गाड़ियाँ हों, लेकिन उनके प्रोटोकॉल में 17 गाड़ियों का क्या काम है या 14 गाड़ियों का क्या काम है? मुझे बताएं कि उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या 4 गाड़ियाँ काफ़ी नहीं हैं? आप देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम वो चैरिटी बिगिंस एट होम वाला काम नहीं करते ना। इसमें मुझे थोड़ा काउंटर को करने दिया करे राव साहब। नहीं, अब देखिए हमने इतनी बड़ी काबीना बनाई तो बिल्कुल आई टोटली एग्री विद यू। जहां तक आप काबीना की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने जब जो है केयर टेकर, बड़ा अच्छा उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि वो लोग कोई भी अमरात वगैरह नहीं लेंगे। दैट इज एन एग्जाम्पल। चैरिटी बिगिंस एट होम, राइटली सेड। मैं उस पर एग्री करती हूँ कि हमें अपनी जो वो है कैबिनेट, उसको किसी तरह डाउन साइज करना है। बिल्कुल। सेकेंडली अगर आप मरियम बीबी की बात करें, दैट इज नॉट बीइंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट उनके दौरे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 2-3 माह से इमरान खान चीख रहा है कि मेरी सिक्योरिटी को खदशा है, और आपके सामने जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मरियम बीबी इज एन इक्वल लीडर। अगर उनके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चल रही है, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। अगर आप देख रहे हैं कि किस तरह दहशतगर्दी भी बढ़ गई है, तो मेरा ख्याल से मरियम बीबी की सिक्योरिटी पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। बिल्कुल। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है मुसलसल, लेकिन इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है नाज़िम, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। कहते मैं बताता हूं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। मरियम साहिबा का खुद मैदान अमल में उतरना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका खुद आ जाना ही मैदान में काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पीछे ही आ जाते हैं। अग्री करती हैं बुशरा साहिबा? बिल्कुल। मरियम बीबी इज़ अ क्राउड पुलर, देयर आर नो 2 ways अबाउट इट। हर पार्टी में हर नुमाइंदे की एक अपनी या लीडर की एक अपनी जगह होती है, क्वालिटीज़ होती हैं। शहबाज साहब इज़ एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। हमजा साहब जो हैं वो हमेशा से पार्टी वर्कर्स के साथ उन्होंने एक बना के रखी है, और उनके साथ बल्कि हमने बड़ा मुश्किल टाइम भी देखा है, इतने दिन होटलों में, लेकिन हमजा साहब के साथ इतना उनका वो कहते हैं ना केयरिंग बिहेवियर होता था कि हम लोग में फिर से, और ख़ासतौर पे ख़वातीन जो पार्टी वर्कर ये MPs हैं, उनका घरों को छोड़ना, तो हमजा साहब का एक बहुत इंपॉर्टेंट। उसी तरह नवाज शरीफ साहब, उनका विजन, उनका लीडरशिप क्वालिटीज़, तो उसी तरह मरियम बीबी इज़ अ क्राउड पुलर, शी इज़ अ वेरी करिज्मेटिक पर्सनालिटी। यूथ उनके साथ बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, यूथ का बड़ा एक रोल है। वो एकदम जो सियासत में उनका इंटरेस्ट जागा है, जो आप उनके साथ रिलेशन या उनके साथ एक आपस में एक बॉन्डिंग हो सकती है, तो मरियम बीबी हैज़ टोटल ग्रिप ऑन दैट। तो जाहिर बात है शी इज़ एन एसेट टू द पार्टी। राव साहब, ये जो ज़मान पार्क में मेला लगा, जहाँ पर हमने आज दिखाया कि बिजली भी चोरी की इस्तेमाल हो रही है और रात नाच गाने भी हो रहे हैं, कहने को तो एहतजाज है, कैसा एहतजाज है? मुझे लगता है कि शायद मैं गलत ना प्रोनाउंस कर दूं, वो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हब, ये इसी तरह ही है वैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये ना यही बदकिस्मती है। अब इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको जिस तरह से उन्होंने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करवाया, 22 साल तक वो ये डंडोरा पीटते रहे कि सरकारी वसाइल फ़राह इस्तेमाल कर रहा है, और उन्होंने ख़ुद जिस तरह से किए हैं, हत्ता कि उनके जो बुलेट प्रूफ शीशे, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जिस तरह से वो करते रहे। साइकिल पे इन्होंने जाना था, आपको याद है वो वाली बात कि साइकिल पे जाया करना था, और साइकिल फिर हेलीकॉप्टर का नाम साइकिल रख लिया।
तो उस तरह जाते रहे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुश्किल तरीन हालात हैं मुल्क के, लेकिन लीडरशिप रियलाइज़ नहीं कर रही। अब हो ये रहा है कि इमरान खान साहब और उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो सारी हर वो काम कर रही है जो आपके मुल्क दुश्मन को करना चाहिए। कल के जो ट्रेंड्स हैं वो देख लें, बड़े खौफनाक जो ट्विटर पर जो कल के जो ट्रेंड है, ज़्यादा जाने की बल्कि अभी भी होंगे, अभी भी देखे जा सकते हैं। तो उसको सारी चीज़ों को ट्रोलिंग उसकी करना और फिर मजाक उड़ाना। हादसा इतना बड़ा पेशावर में हुआ, कोई पीटीआई का रहनुमा वहाँ पर नहीं देखा गया, किसी एक जनाजे में किसी के घर नहीं देखा गया। चीफ मिनिस्टर के अंदर उनकी हुकूमत जो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान साहब, वो कहीं नहीं देखे गए। और मुझे लगता है वो ज़्यादा डर गए हैं कि शायद और ना कहीं हो। तो ऐसे हालात में आप देखें, बजाय इसके कि आप लोगों के साथ खड़े हों, हर वो बात करते हैं, हर वो बात की जा रही है और हर उस बात को तरवीज के तौर पर लिया जा रहा है जिससे मुल्क का नुकसान होता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि पीएमएलएन की जो सोशल मीडिया टीम या पीएमएलएन के पास वो नहीं है उस तरह की कैपेसिटी जिस तरह की होनी चाहिए। इनको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। पीएमएलएन से तो शौकत तरीन की वो कॉल ही नहीं बिक सकी, और ये कॉल की होती है पीपल्स पार्टी या किसी और जमात के बंदे ने अपने वजीर खजाना को कि IMF के साथ डील हो रही है और आपने इनकार कर देना जी, हम इस डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये अगर किसी ने की होती है प्रोपेगेंडा की सियासत, हम तो पहले सियासत होती थी, डिलीवरेंस पे सियासत होती थी। पीटीआई तो आई प्रोपेगेंडा की सियासत थी, वो तो आए एजेंडे पे थे। उन्होंने तो अपनी आर्मी तैयार ही इस तरह की थी। उन्होंने तो ब्लफ किया कि जी हमारे पास ये ब्लूप्रिंट्स तैयार हैं, हमने इकोनॉमी को ऐसे बूस्ट करना है। उनके पास सिर्फ एक वो कहते हैं ना, ये हमारी जो नई जनरेशन है उसको तबाह करने का एक टैंक तैयार था। और अगर आज आप ये देखें, ये इनके अपने काबू में नहीं है। कभी इमरान खान जब क्राउड में बात कर रहे होते हैं तो वो इतनी एग्रेशन शो करते हैं कि ये बच्चे उनके काबू में भी नहीं है। अब वो सिर्फ और सिर्फ देखो, अब हमारे लिए बहुत नया है, हम एडमिट करते हैं, क्योंकि हमने कभी प्रोपेगेंडा की सियासत इस तरह से की नहीं। ये तो इसी एजेंडे पे आए थे और ठीक है, हम भी उनके साथ किसी ना किसी तरह से हमारे पास काउंटर करने के लिए आप ऑडियो काउंटर भी नहीं कर पाते ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप काउंटर भी, पीएमएलएन काउंटर भी नहीं कर पाती, ये मसला है। राव साहब, मेरे पास टाइम कम है, आप रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं अब नून लीग के लिए जो इनको मीट करना है? फिर मैं आपकी सबसे बड़ी बात तो जिस तरह से इन्होंने खुद ही अभी जो शेड्यूल जारी कर दिया, एक तो ये है, दूसरा जो कम्युनिकेशन गैप है वर्कर का, और उसको करने की बड़ी ज़रूरत है। फिर सबसे पहले खुद मिसाल बने और उसके बाद फिर लोग भी इनकी बात मानेंगे। अब जो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी या क्राउड पुलर की जो बात कर रहे हैं, इसमें मैं चूँकि 2008 से 14 तक भी मैंने मुस्लिम लीग नून कवर किया और मैं उस वक्त भी सारी ये पंजाब असम्बली भी कवर करता रहा, तो मैंने देखा है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्राउड पुलर के साथ साथ लोगों के जो हालात हैं उस पर भी आपको बात करनी है। उसमें जिस हद तक रिलीफ फेडरल गवर्नमेंट दिलवा सके, फेडरल गवर्नमेंट से मरियम साहिबा दिलवा सकें वो, यानी ज़्यादातर जो बात हो रही है 7 रुपये फ्यूल की कीमत बढ़ी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। 35 रुपये फ्यूल की कीमत बढ़ी तो इसहाक डार साहब बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी चला रहे हैं। तो आप इस फोबिया से पहले बाहर निकलें और मेरे ख्याल से अवाम का सिर्फ ये मसला हल हो जाएगा तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। बुशरा साहिबा, बिल्कुल डेफिनेटली देखें, देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, उस पर कोई दो राय नहीं है। और डेफिनेटली हम अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीख रहे हैं, गलतियों से भी सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि लैग आया इसहाक डार साहब की डिसीजन मेकिंग के अंदर, बट द रैशनल बिहाइंड इट वाज गुड इंटेंशंस कि जी हम शायद किसी और तरह से अवाम को रिलीफ दे दें। मैसेज देना चाहेंगे कुछ अवाम को? बिल्कुल, मैं अवाम को खासतौर पर अपने यूथ को मैसेज देना चाहूँगी, दीज आर टफ टाइम्स। और जिस तरह कल जो हादसा हुआ, वो एक एज ए नेशन वी नीड टू स्टैंड टुगेदर एट लीस्ट ऐसे मौक़ों पे। इन चीज़ को पॉलिटिकल कैश करने की कोशिश मत करें। ये बहुत सारों के दिल दुखे में, बहुत सारे शोहदा हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, जब वो ऐसे ट्रेंड्स देखते हैं उनके दिल आज़ारी होती है। किसी के साथ भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पे प्लीज़ अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड पे रख के स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ नेशन एंड इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच राव साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
बाहर मायदा मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी मायदा, बताइए मौसम आज कैसा रहने वाला है? सर्दी की शिद्दत कम होगी या रात को ज़्यादा होगी? बारिश के इम्कानात हैं, कैसा होगा मौसम आज? शहर के मौसम को देखा जाए तो आज सुबह सुबह जो है वो धूप की किरणें जो है पूरे शहर में देखने में नज़र आ रही हैं। धूप निकली भी आज शहर में, और ख़ास तौर पे ये धूप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी जो काफ़ी टाइम से जिनके काम पेंडिंग रुके हुए थे। तो आज जो है वो अपने इस खुले जो है मौसम के साथ जो है अपने घर के काम काज सारे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ टेम्परेचर को देखा जाए तो टेम्परेचर जो इस टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम जो इस टाइम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक जाने के अमकानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन फैमिलीज़ की बड़ी तादाद पार्कों में भी देखने में नज़र आ रहा है कि सन बात लेती हुई नज़र आ रही है सुबह सुबह के औकात में। तो ये सारा दिन धूप आज इसी तरह से रहेगी। शहरी बड़ी तादाद में पार्क्स में जॉगिंग करते हुए, कुछ बैठकर खाते पीते इस मौसम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारे शहरियों ने तो आज मौसम को इसी तरह एंजॉय करना है। हम भी इसी तरह से आज जो है वो सारा दिन शहर के मौसम को जो है एंजॉय करते रहेंगे। बारिशों की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते तक कोई बारिशों के अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए, जिसके बायस मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा और सारा हफ्ता जो है वो शहर में धूप देखने में नज़र आएगी। आप धूप अच्छी खासी इंजॉय कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आपके पास ये जो है वो मौसम है। फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं। थैंक यू मायदा। वेलकम बैक। और हर जगह पर महंगाई की जो है वो बातें की जा रही हैं, और अगेन पेट्रोल के बाद एक नई लहर जो कि महंगाई की है, उसमें तस्करा ये भी किया जा रहा है कि सब्जियों की कीमतें भी महंगी हुई हैं। सो आज के भाव आज के सेगमेंट में। तौकीद की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। आज ही बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है, और इस वक्त सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा जिसकी कीमत दिखाई दे रही है वो लहसुन और प्याज हैं। प्याज जो है वो तकरीबन 220 से 240 रुपए के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसुन जो है वो 480 से 500 के दरमियान जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि दीगर सब्जियों के अंदर जो उनकी कीमतें हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी दिखाई दे रही है। जबकि टमाटर जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है उसकी कीमत में भी काफ़ी जो है वो कमी दिखाई दे रही है। तकरीबन यहाँ पर 50 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं वो प्याज में है, क्योंकि उनका कहना है कि प्याज जो है वो हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उसकी कीमत में बिल्कुल भी कमी जो है वो नहीं आ रही। और मुतालबा भी यही किया जा रहा है कि प्याज की कीमत में कमी की जाए, जबकि दीगर सब्जियां जो है उनकी कीमतों में तकरीबन 10 से 15% जो है वो कमी नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम बात करें लहसुन की तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच तौकीर। इसी के साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।